महाराष्ट्र गोल्डन मीडिया चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणी मिश्रा सर यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। डॉक्टर इंद्रमणी सर हे मूळचे यूपीचे, दिल्लीला त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केलेले, त्याचबरोबर सध्याची ड्रोन टेक्नॉलॉजी आहे त्याचे राष्ट्रीय संशोधन कार्यकारिणी जी आहे त्याचे ते अध्यक्ष देखील आहेत। आणि आपलं मराठवाड्याचं महाराष्ट्राचं हे भाग्य आहे की मराठवाड्याच्या जे कृषी विद्यापीठ आहे तिथे ते आता सध्या कुलगुरू आहेत। म्हणजे पहा हा योगायोग की जिथं आपले इथले लोकलचे ज्याला आपण म्हणतो महाराष्ट्रातले मराठवाड्यातले जे प्राध्यापक आहेत किंवा डीन आहेत, प्राचार्य आहेत, ज्यांनी अंबेजोगाई लातूर सारख्या ठिकाणी उत्कृष्ट कार्य केलेले आहे, परभणीमध्येही करत आहेत, त्यांच्यासाठी एक कुलगुरुपद ज्यांना मिळालेले ते देखील अतिशय नॅशनल लेवलचे टॅलेंटेड ड्रोनचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांना टेक्नॉलॉजीमधलं सगळं ज्ञान आहे। म्हणजे हा किती संयोग चांगला आहे की शेतकऱ्यांसाठी त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या मराठवाड्याचं हे भाग्य आहे की डॉक्टर इंद्रमणी सर आपल्याला लाभलेले। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे एमजीएम चैनल में सर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी आपने दिल्ली में टेक्नोलॉजी जो आप ड्रोन जो अभी फिलहाल अच्छा यानी जिसका नाम है या फार्मर्स के लिए या आगे के अपने हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी के लिए उसमें आप संशोधन कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष भी है, नई नई बातें भी आप आ रही है नेशनल चैनल पे, या लोग भी अवेयर हो रहे, फार्मर भी अवेयर हो रहे। ऐसी स्थिति में आप अभी जो वर्क कर रहे हैं उस बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे दर्शकों को आप बता सकोगे? तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, ये भारत सरकार ने आज के 3 साल पहले ये सोचा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कितना उपयोगी हो सकती है हमारे लिए, और ड्रोन ही नहीं दूसरी जो उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम ना, वो कैसे एग्रीकल्चर में लाई जाए, ये हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनकी और प्रेजेंट जो सरकार है उसकी बड़ी सोच है। तो इसको लेकर के ये तय हुआ कि ड्रोन जो है वो सीधे उपयोगिता है उसकी, रोबोट और बाकी चीज़ों में अभी रिसर्च की ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन ड्रोन इस तरह से परिपक्व था कि हम टेक्नोलॉजी को सीधे किसान तक ला सकते हैं। और वो एक कमेटी जो बनी थी उसका मैं कन्वीनर था, और हम लोग मिल करके इसको एक्सपेरिमेंट किए, पायलट एक्सपेरिमेंट किए, और उसके आधार पर ये पाए कि ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए, और कोई भी इस तरीके का जो आप छिड़काव की उपयोगिता में लाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा मान करके जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके साथ मिल करके दी गई। जैसे मैं बताया कि मैं कन्वीनर था, हमने उसको रिकमेंडेशन दिया। सरकार ने तुरंत डीजीसी जो है एविएशन मिनिस्ट्री, उनसे बात किया और ये तय किया। इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून थे, बहुत जटिलताएं थीं, और तब जॉइंट सेक्रेटरी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के थे उन्होंने बहुत कोशिश की और हम लोग साथ में लगे। तो जितनी जटिलताएं थी उनको ख़त्म किया गया। ढेर सारे एप्लीकेशन, ढेर सारी परमिशन, ढेर सारी चीज़ें थी। तो यही तय हुआ कि भाई ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में देश को बांटा जाए, और जो कृषि में जो उपयोगिता है उसको तुरंत का तुरंत उसकी उपयोगिता लाई जाए। तो ऐसा करके हम लोगों ने ये दिया रिकमेंडेशन, और वो फिर भारत सरकार ने ये भी कहा कि भाई हमें थोड़ा इसकी SOP बनानी होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या होंगे। तो उसके लिए ये हुआ कि न्यूट्रिएंट के लिए भी एप्लीकेशन की कमेटी बननी चाहिए, रिकमेंडेशन आनी चाहिए SOP पर, और जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उन पर भी, इंक्लूडिंग बायो पेस्टिसाइड, इंक्लूडिंग बायो फर्टिलाइजर, इंक्लूडिंग नैनो यूरिया, हर एक तरह के देना। तो उस पर डिस्कस हुआ, और काफ़ी इनमें जितने स्टेक होल्डर्स थे, चाहे हमारी क्या कहते हैं ICR है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि मंत्रालय है, और फिर हमारी जो पेस्टिसाइड और इससे जुड़ी हुई CIBRC करके एक संस्था है जो ये कंट्रोल करती है कि कौन पेस्टिसाइड यूज होगा, कौन नहीं यूज होगा, कैसे यूज किया जाएगा, लेवल क्लेम होगा उसका, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उनसे भी कमेटी में उनको भी रखा गया, और बातचीत करके, और इंडस्ट्री को साथ में रख करके, दोनों इंडस्ट्री को साथ में रख करके एक स्पीडी गति से जो है काम हुआ,
और वो गाइडलाइंस जो है ना फाइनली डेवलप हुई और फिर भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। फ़ायदे हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किए कि भाई ये बिल्कुल कम समय लेता है। हमने बताया छिड़काव के लिए अगर ज़रूरत है तो 7 मिनट में करके आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि कृषि एक ऐसा एरिया है जिसमें टाइमलीनेस की बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमलीनेस का मतलब जब जो काम होना है तभी होना है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री साहब थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये था कि एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। कोई भी चीज़ प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि जो आप सपोज करो कि हमारे खेत में कोई रोग लग गई, अब वो इतना फास्ट मल्टीप्लाई करती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है कि आज अगर संख्या x है तो कल को वो x की पावर n हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शुरू में कंट्रोल कर लिए, जब देर में आप प्लान करोगे, इकट्ठा करोगे, एक आदमी को लगाओगे, वो जितना समय लेगा पता लगा कि उतनी देर में तो खेती पूरा का पूरा इनगल्फ हो गया। ड्रोन का ये है, पता लगा, थोड़ी भी सेंसिटिविटी है, यू जस्ट अप्लाई 7 मिनट से एक करना। तो टाइमलीनेस अगर रखना है तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। प्रिसीजन रखना है, टाइमलीनेस एक हो गया कि जिस समय उसी समय खेती का काम होना चाहिए। दूसरा प्रिसीजन का मतलब जितना जरूरी उतना ही। अगर मुझे ये रिकमेंडेशन है कि भी x लीटर या x मिलीग्राम हमें इसमें पूरे खेत में डालना है, अब उतना ही डालना चाहिए। मैनुअली या दूसरे मैकेनिकल तरीके से वो कंट्रोल नहीं करना, इससे कंट्रोल हो जाता है। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं। और पेनिट्रेशन की मैंने बात की कि जैसे आप पौधे में कहाँ पर कीड़ा लगा है, रोग लगा है, ये आपको नेकेड आई से पता नहीं लगेगा। तो ड्रोन एप्लीकेशन क्या है, वो पूरे के पूरे वर्टिकली उसको कहते हैं हम 6 से नख तक, मतलब जड़ तक जा करके पेनिट्रेट करता है लिक्विड। जहाँ भी कीड़ा होगा उसको मारना ही है, जहाँ भी रोग होगी उसको ख़त्म होना ही है। तो ये एफिकेसी को बढ़ाता है, उसकी जो आपका प्रभाव है ना, उस प्रभाव को बढ़ाता है। तो लेकिन मैंने जैसे बताया कि सरकार की और वैज्ञानिकों की सोच ये थी कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनकी उपयोगिता में हर समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी किसी गलती के कारण टेक्नोलॉजी बदनाम ना, टेक्नोलॉजी को ब्लेम गेम ना लगे। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्किलिंग जिसे हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है, हर तरह की सावधानियाँ ज़रूरी हैं। कब इसको स्प्रे करना है, कब नहीं करना है, किस टेम्परेचर के रेंज में करना है, विंड वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पर रखना है, नहीं तो ड्रिफ्ट दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए। आपका न्याय तो यही है ना कि अगर मैं अपने खेत में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे दूसरे खेत में ना जाए या पड़ोसी के खेत में ना जाए, पड़ोसी को नुकसान होगा। भाई क्यों अपने अप्लाई, तो ये नॉर्मल में ड्रिफ्ट हो जाने की, ड्रिफ्ट माने इधर उधर चले जाना, तो वो प्रिसाइज और कंसंट्रेट में। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हट है, लेकिन सावधानी ये थी कि स्किल की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमने बताया कि पहले तो कमेटी के बाद ये मांगा गया कि इनकी प्रॉपर SOP डेवलप करिए, चाहे क्रॉप वाइज SOP डेवलप करिए, न्यूट्रिएंट वाइज SOP डेवलप करिए, कौन सा न्यूट्रिएंट और कौन सा पेस्टिसाइड लगाया जाएगा, उसकी क्या डाइल्यूशन होगी, किस तरीके से होगा, वो सब दीजिए। सारा डिटेल साइंटिफिक वे से, क्लियर कर साइंटिफिक वे से पूरी सूची और पूरी रिकमेंडेशन SOP सारी तैयार की गई। तैयार कर करके सरकार ने उनको जो है ना लागू किया। तो आगे इसको इस तरह की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना है, हर एक किसान तक पहुंचना है। हम यही कहते हैं हर बार कि टेक्नोलॉजी का जरूरी नहीं है कि हम घर में हाथी बांध के रखें। आप हाथी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हाथी, मतलब एग्जाम्पल हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर किसी को हाथी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हाथी उधार पे ले लेंगे। सही, तो उधार पे ले लेंगे या हम उसको क्या कहते हैं किराए पे ले लेंगे। आजकल हम बात करते हैं टैक्सी का किराए पर यूज़ करना, आप जानते हैं जब आपको एक सिंपल मैसेज से टैक्सी आ जा रही है
तो आपको घर में रख करके क्या करना। और मैं इसको हर एक किसी को कहता हूँ, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, किसान भाइयों को बता रहा हूँ, अगर 1000 घंटे उसके ट्रैक्टर की अपनी उपयोगिता होनी चाहिए हर साल मिनिमम, अगर ये नहीं हो रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ भी बेईमानी है और उसके अर्थशास्त्र के साथ भी बेईमानी है। मतलब हम न्याय नहीं कर रहे हैं, सही, ठीक है ना। 1000 घंटे ट्रैक्टर का यूज होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम सिर्फ पेस्टिसाइड की बात नहीं करेंगे ड्रोन से, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करिए, बायो पेस्टिसाइड करिए, बायो फर्टिलाइजर करिए, इवन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आज करते हैं। कई हमारे मित्रों ने पूछा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो विरोध में है, तो मैंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिल्कुल विरोध में नहीं है। आपको तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी जो हुए हैं, जो आपके इंग्रेडिएंट हैं, उनको अप्लाई करने के लिए ड्रोन अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ तक बात करें कि गोबर गैस की स्लरी का वो जो निकलता है एक्सट्रैक्ट, उन सबको भी यूज कर करके हम इससे छिड़काव कर सकें। ये तो तकनीकी है ना, तकनीकी को ब्लेम नहीं करना है। आप वही आपके पास क्या कहते हैं, चाकू होता है ना, आप उससे ऑपरेशन भी करते हो, आप उससे गलत काम भी कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का काम तो टेक्नोलॉजी का है, गलत काम तो आप कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी थोड़ा गलत करे, टेक्नोलॉजी तो एक आज्ञाकारी सेवक है, आज्ञाकारी सेवक मैं कहता हूँ। अब आप उसको छेड़ोगे, जो उससे जो काम करवाना चाहोगे वो शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो काम करते हैं। सही है सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग जो इस बात को समझें और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको यूज करें। एक और बात इसके साथ जुड़ी बात बताना चाहता हूँ आपसे, वो बहुत ज़रूरी है। खेती को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है, खेती में अगर हमें यूथ को खींचना है, लड़के लड़कियों को खींचना है खेती में, तो वो हमारी पुरानी खेती से हट करके ये मॉडर्न खेती की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक पूरे विश्व की ये बात है कि 20वीं शताब्दी जो बीत गई, उसमें 20 उच्च जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, 20वीं शताब्दी के 20 टॉप जो इन्वेंशन हुई हैं, उसमें मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन एक है। अच्छा, मेरे अपने भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए, आज के 100 साल पहले अमेरिका में भी ढेर सारे लोग खेती करते थे, अब 2% लोग खेती करते हैं। लेकिन वो अभी मैं 15 दिन रह करके आया हूँ, 2% लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन खेती उसी शिद्दत के साथ खुद भी अपने लिए पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी पैदा कर रहे हैं। सही है, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन उसी का पार्ट है ये। तो ये मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन क्या करेगा, सोशल इंजीनियरिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग है, और उसको समझना होगा हम सबको। हम जानते हैं आज के दिन भी खेती को बहुत उच्च आदर्श समाज नहीं देता, ये तो मानते हैं ना। बराबर। ढेर सारे यंग बच्चे खेती में सीधे नहीं आना चाहते, वो कहते मुझे तो छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो, मुझे वो नौकरी चाहिए। मतलब मुझे एक किसान से चर्चा हो रही थी, आज नहीं, आज के 20 साल पहले, कानपुर देहात का एक किसान थे, सीनियर सिटीजन थे, तो उन्होंने मेरे से कहा, और इस बात को मैं आपके थ्रू अपने किसान भाइयों से शेयर करना चाहता था। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चा जो है ना, वो खेती में ना करके चौराहे पे पंचर जोड़ना चाहता है, वहाँ रोज इनकम मिलती है ना। अच्छा, तो मैं उसके अलावा दूसरी चीज़ कह रहा हूँ कि नॉर्मल जो खेती है, एक अगर बैलों के साथ हम 1 एकड़ खेत को जोतते हैं, 22-23 किलोमीटर चलना पड़ता है, आर्डुअस जॉब। अब उसी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि किसी युवक को कहिए कि ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पकड़नी है या हल की मुठिया पकड़नी है, तो हल की मुठिया में हो सकता है कि वो थोड़ा सम्मान न महसूस कर रहा हो, लेकिन ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पकड़ने में सम्मान महसूस। खेती को सम्मान दिलाना है, एक बहुत बड़ी खेती अगर भारत में या विश्व में सस्टेनेबल बनाना है तो खेती को सम्मान दिलाना है। सम्मान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी लेड खेती होनी है, आगे आने वाली खेती टेक्नोलॉजी लेड होगी। क्यों? एक बच्चे को कहोगे बॉय या गर्ल कोई भी ड्रोन ऑपरेट करना है, वो जाके ड्रोन ऑपरेट करेगी, अपना काम कर दिया। उसी को कहिए कि तुम नैपसैक स्प्रेयर को पीठ में लाद करके और आपको पूरे खेत में उसको छिड़कना है, मानते हैं? तो उसको वो कहता है कि भाई मैं तो ये नहीं करने वाला, मेरे तो मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग। सो किस में इंटरेस्टेड है वो? टेक्नोलॉजी के साथ जो होगी,
ढेर सारे आप देखेंगे जब नया मॉडल अभी आ गया ना, तो कई लोग IIT और वहाँ से निकल करके आकर के अब खेती करना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हम ये इस तरह की चीज़ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसमें स्टार्टअप की मुहिम चलाई है इस एरिया में, और मैकेनाइजेशन की, फूड टेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर में ढेर सारे स्टार्टअप जानते हैं आप, ढेर सारे। मैं उससे IRI में था, मैं जुड़ा था, तो ढेर सारे जो स्टार्टअप के लिए जो इन सब में आ रहे हैं बच्चे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, उनको इंटरेस्ट है कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम खेती को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी शिद्दत के साथ और जोर के साथ और प्रभाव के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो आगे आने वाली एग्रीकल्चर है, फ्यूचर एग्रीकल्चर, वो टेक्नोलॉजी लेड एग्रीकल्चर होगी, नॉलेज लेड एग्रीकल्चर होगी। वेरी गुड, ठीक है ना, नॉलेज लेड एग्रीकल्चर होगी, इंजीनियरिंग लेड एग्रीकल्चर होगी, और ये करके हम टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को और एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा देंगे ही, एग्रीकल्चर को हम आदर दे पाएंगे। यस सर, सत्कार दे पाएंगे। कोई भी यंग बच्चा आएगा तो कहेगा कि मैं अपनी ब्रीड होगी, ड्रोन होगा, उसमें रोबोट होगा, और क्या कहते हैं ट्रैक्टर होगा, दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, उन सब के साथ अपना भी काम करूंगा और दूसरे का भी काम करूंगा, उधर से मैं ले लूंगा, अपनी अच्छी खेती करूंगा। आपने अंदर से क्या सोचेगा कि अभी कहो खेती करो तो नहीं कहेगा अब फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रोन बेस्ड फार्मिंग कर रहा हूँ, तो चलो भाई फार्मिंग कह लो, लेकिन करो तो शिद्दत के साथ उसको। सही है। तो हमें सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि हमें खेती के कार्य को हमें इज्जत दिलानी है, और वही जो शुरुआत थी कभी इस देश की, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, ये स्लोगन था इस देश का। सबसे उत्तम काम क्या है? खेती। मध्यम काम क्या है? बिजनेस। और थर्ड रेट काम क्या है? नौकरी। और उन्होंने कहा कि भीख के ऊपर है जस्ट ये। तो मेरा समय बदला है, लेकिन भारत में अभी भी खेती की बहुत, हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने वाली खेती है। मैं भी जापान में था 1 हफ्ते 10 दिन, और उसके बाद दिसंबर में अभी अमेरिका में था, 4 विश्वविद्यालयों का दौरा किया, उन सब से मिला, सबको यही बताया और सब ने ये सुनना चाहा कि भारत कैसे अपनी एग्रीकल्चर को इतना अक्षुण और इतना विकासशील बनाएगी। जापान में मैंने भाषण दिया, सब सुनते रहे। तो हमने यही बताया कि भारत, आप इंद्रधनुषी, आपका चैनल का नाम क्या है? MGM महाराष्ट्र। भारत अपना एक इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, है ना, इस तरीके से हर एक क्षेत्र में रिवॉल्यूशन कर रहा है, और हम हर एक क्षेत्र में पहले या दूसरे नंबर पर है विश्व में। आप मैकेनाइजेशन को ही लेकर के देख लीजिए, हमने 1961 में 880 ट्रैक्टर बनाया। 1961 में पहली बार हम ट्रैक्टर बनाना शुरू किए थे, 1961 में 880 ट्रैक्टर्स। आज हम लोग 9 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर हर साल बनाते हैं, और भारत नंबर 1 है ट्रैक्टर प्रोडक्शन, सप्लाई भी करते हैं। तो जिस मैकेनाइजेशन की बात तो बहुमुखी ग्रोथ हुई है, और ये नई टेक्नोलॉजीज, अभी ड्रोन की बात है, कल रोबोट की बात है। हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं कि जो कॉटन पिकिंग है, हम अपना रोबोट छोड़ दें, वो अपना देख दाख करके पिक करके लाता रहेगा। हम कॉटन पिकिंग के लिए रोबोट की बात कर रहे हैं। यस सर। हार्टिकल्चर में रोबोट की बात कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे आप तो आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी मैं कस्टम हायरिंग शुरू करने जा रहा हूँ कि ग्राफ्टिंग रोबोट। अब ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, हार्टिकल्चर की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए हम रोबोट की व्यवस्था करके, एक नहीं दो व्यवस्था कर रहे हैं, और किसान भाइयों को वो उपलब्ध कराएंगे कि आइए इसका उपयोग करिए और अपना ग्राफ्टिंग कर करके, और आपका नाम मात्र का कुछ फीस होगी, उतना वैसा जमा करिए, इसे ले जाए। कस्टम हायरिंग के लिए इसकी जो है फ्लीट हम तैयार कर रहे हैं ड्रोन की। हमारा प्लान है कि 4-5 ड्रोन हमारे अपने होंगे, और 15 दिन महीने के अंदर आपको दिखाएंगे कि
ड्रोन से हम कस्टम हायरिंग जो है ना वो करना शुरू कर दिए। ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम परभनी में करने जा रहे हैं। 1 साल की इन चीज़ों में सर्टिफिकेट कोर्स, पहला विश्वविद्यालय होगा, वो सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं। तो ढेर सारे प्रयास हैं नई टेक्नोलॉजी को ले आने के, और मराठवाड़ा क्षेत्र में और महाराष्ट्र क्षेत्र में कैसे उन चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी ले आएँ। और इस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों के जरिए क्रांति होनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर में क्रांति आनी चाहिए, ये सब सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं करने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर इंद्रमणि सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी हमें चैनल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को नमस्कार।